स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम और शुरू करते हैं मिस्ड कॉल का चौथा भाग। देवराज चौहान जब उस फ्लैट से बाहर निकला था तो शांत और गंभीर था। महाबलेश्वर के फार्म हाउस पर कोई और नहीं, सारंगल ही मरा था। चानू ने उसकी पहचान कर ली थी, जो कि उसकी खास थी। ऐसे में मरते समय सारंगल ने क्यों कहा कि वो सारंगल नहीं है? इस बात का अब कोई मतलब ही नहीं रह गया था। देवराज चौहान की नजरों में ये मामला अब खत्म हो गया था। सारंगल मर गया था। अब गावड़े भाइयों को बताना बाकी रह गया था कि वो सारंगल को नहीं बचा सका। देवराज चौहान कार में बैठा और कार आगे बढ़ा दी। वो सोच रहा था कि गावड़े भाइयों का क्या हाल होगा ये जानकर कि सारंगल की जान चली गई है। वो उसे संभाल कर नहीं रख सका। तभी देवराज चौहान का फोन बजा। हेलो। देवराज चौहान ने बात की। तुम जब अतुल से मिलकर यहां तक आए तो कोई तुम्हारे पीछे नहीं था, परंतु अब एक कार तुम्हारे पीछे है। उधर से सोहनलाल ने कहा। काले रंग की सेंट्रो कार है वो। पर मेरा पीछा कोई क्यों करेगा? देवराज चौहान ने पीछे का नजारा देखने के लिए शीशे पर नजर मारी। फ्लैट में क्या बात हुई? वो लड़की मिली? हाँ। फोन की तस्वीर देखकर उसने बताया कि वही सारंगल है। तो मरने वाला सारंगल था। फिर तो ये मामला खत्म। हाँ, खत्म हो गया ये मामला। अतुल को बताया कि सारंगल मर गया? उसके पास ही जा रहा हूँ। फोन पर यह बताना ठीक नहीं होगा। वो चीखेगा चिल्लाएगा सारंगल के मरने की बात सुनकर। सारंगल जिंदा रहता तो 438 करोड़ मिलने की आशा रहती। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। जो तुम्हारे पीछे लगा है उसे कुछ करना है कि नहीं? देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उसे पकड़कर पूछें कि वो तुम्हारे पीछे क्यों है? मेरे ख्याल में वो अतुल का आदमी होगा। मैंने अतुल से कहा था कि 438 करोड़ के बारे में सारंगल ने कुछ बताया है। ऐसे में मैं उस पैसे को ढूंढ रहा हूं। ठीक है, एक बार पीछे लगे आदमी से भी बात कर लेते हैं। कितने हैं? एक ही है। उसे किसी खाली सड़क पर ले जाते हैं। 20 मिनट बाद वो ऐसी सड़क पर थे जहां बहुत कम ट्रैफिक था। वो काली सेंट्रो अभी भी पीछे थी। काली? 20 मिनट बाद वो एक ऐसी सड़क पर थे जहां बहुत कम ट्रैफिक था। वो काली सेंट्रो अभी भी पीछे थी। देवराज चौहान ने सड़क के बीचों बीच अपनी कार की रफ्तार धीमी कर दी। काली सेंट्रो की रफ्तार भी धीमी हो गई। पीछे सोहनलाल की कार की रफ्तार भी कम हो गई थी। ऐसे में जब काली सेंट्रो कार ठीक बीच में आ फंसी तो देवराज चौहान ने तुरंत कार के ब्रेक लगा दिए और फौरन बाहर निकलकर पीछे की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान के कार के 2 फुट पीछे काली सेंट्रो कार थी। उसके पीछे सोहनलाल की कार थी। उसके पास जगह नहीं थी कि वो कार को दाएं बाएं से निकाल पाता। देवराज चौहान उसकी कार के पास जा पहुंचा। जो थोड़ा बहुत ट्रैफिक उस सड़क पर आ जा रहा था वो अगल बगल से निकलने लगा। काली सेंट्रो वाला देवराज चौहान को अपने करीब पाकर हड़बड़ा उठा। वो 35 की उम्र का सांवले रंग का व्यक्ति था। पैंट और स्कीवी पहन रखी थी उसने। देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और उसे बांह पकड़कर बाहर खींचा और उसे लिए सड़क के किनारे जा पहुंचा। सोहनलाल ने अपनी कार किनारे पर लगाई और बाकी दोनों को भी किनारे पर लगाने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति अपनी बांह छुड़ाकर बोला। तुम तुम मेरे पीछे हो, मुझ पर नजर रख रहे? नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा। तभी देवराज चौहान का घूंसा उसके पेट में पड़ा। वो पेट पकड़े चीख कर दोहरा हो गया। बताओ,
तुम क्यों मेरे पीछे? उसी पल वो व्यक्ति संभला और रिवॉल्वर निकालकर देवराज चौहान की तरफ कर दी। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं है, वरना शूट कर देता अभी। कमीने बहुत जोर से घुसा मारा है। कौन हो तुम? देवराज चौहान ने दांत भींच कर पूछा। जुबान बंद रख। मैं सिर्फ तेरा पीछा कर रहा था, अब जा रहा हूं। किस्मत वाला है जो तुझे गोली नहीं मार। वो शब्द पूरे नहीं कर सका और उसकी कमर से सोहनलाल की रिवॉल्वर आ सटी। वो घबरा उठा। अपनी रिवॉल्वर गिरा दे। सोहनलाल गुर्राया। वो उलझन भरे अंदाज में खड़ा रहा। गिरा वरना गोली मार। उसने तुरंत रिवॉल्वर गिरा दी। सोहनलाल पीछे से हटा और उसकी रिवॉल्वर नीचे से उठाकर जेब में रख ली। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बारी बारी से देवराज चौहान और सोहनलाल को देख रहा था। देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में पूछा, मुझे जानते हो? हाँ। तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो? मेरे बारे में तुम्हें किसने बताया? अतुल गावड़े ने। वो घबराया हुआ था। किसने मेरा पीछा करने को कहा? अतुल गावड़े ने। क्या कहा? तुम पर नजर रखूं। उसने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। पर तुम तो शानू के फ्लैट से मेरे पीछे लगे। अतुल ने कहा था कि तुम वहां जा रहे हो, वहां से तुम पर नजर रखूं। शानू को जानते हो? हाँ, वो सारंगल साहब की यार है। मेरे बारे में और क्या कहा अतुल ने? यही कि तुम पर नजर रखूं। उसका चेहरा लटका हुआ था। तो तुम अतुल के आदमी हो? उसने सहमति से सिर हिला दिया। देवराज चांद ने से कंधे से देवराज चांद ने उसके कंधे से हाथ हटाकर बोला, जाओ। सोहनलाल, इसे इसका रिवॉल्वर वापस दे दो। सोहनलाल ने रिवॉल्वर वापस दे दी। वो जाने लगा तो देवराज चांद ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मोहित पटेल। एक मिनट रुको, कहकर देवराज चांद ने जेब से फोन निकाला और उसमें से सारंगल की तस्वीर निकालकर उसके सामने करता कह उठा, इसे जानते हो? हाँ, ये सुरेश पलांडे है। वो सामान्य अंदाज में बोला। कौन? देवराज चांद के होठों से निकला। सिर घूम गया था उसका। सुरेश पलांडे? कौन सुरेश पलांडे? अतुल साहब का खास आदमी है। तुम शायद पहचानने में गलती कर रहे हो, ध्यान से देखो इसे, देवराज चांद ने कहना चाहा। मैंने इसके साथ कई बार काम किया है। ये सुरेश पलांडे है। उसने उलझन से देवराज चांद को देखा। ये सारंगल तो नहीं? देवराज चांद के चेहरे पर अजीब से भाव थे। सोहनलाल सतर्क आने लगा था। सोहनलाल सतर्क नजर आने लगा था। सारंगल साहब? क्या कहते हो? ये तो सुरेश पलांडे है, मोहित ने मुंह बनाकर कहा। देवराज चांद ने फोन वापस जेब में रखते हुए कहा, तुम जाओ, और तुम्हारे भले की एक बात कहूं। क्या? अगर अतुल के कहर से बचना चाहते हो तो उसे ये मत बताना कि तुमने मुझे सुरेश पलांडे के बारे में कुछ बताया है। ये बात उसे बताई तो हो सकता है वो गुस्से में तुम्हें मार भी दे। क्या कह रहे हो? मोहित के माथे पर बल पड़ गए। अगर मरना चाहते हो तभी अतुल को यह बताना, देवराज चांद ने कहा। तुम सच कह रहे हो? वो शंकित स्वर में कह उठा। हाँ, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि मैं नहीं चाहता तुम खामखा जान गवाओ। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो सुरेश पलांडे वाली बात अतुल से कहकर देख लेना, फिर तुम्हारे जीवन की कोई गारंटी नहीं होगी। मैं उसे ये बात नहीं कहूंगा, एकाएक वो बोला। इसी में तुम्हारी जिंदगी है, जाओ अब। वो कार लेकर चला गया। देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें मिली। तुम शानू से मिले तो उसने तस्वीर देखकर कहा कि यह सरंगल है, सोहनलाल बोला। हाँ, वो यही बोली थी। देवराज चांद के होंठ सिकुड़े पड़े थे।
लेकिन ये तो कहता है कि तस्वीर वाला चेहरा सुरेश पलंडे का है। यही तो समझ नहीं आ रहा। मुझे ये आदमी सच बोलता लगा है। और वो लड़की शानू, उस वक्त उसके हाँ या ना कहने में मुझे कोई शक नहीं था। वजह नहीं थी शक करने की, तो मुझे भी ये सच बोलता लगा। तुम्हें दोबारा शानू के पास जाना चाहिए। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती उभरी। शानू ने मेरे से गलत कहा। अब मुझे विश्वास होता जा रहा है कि मरने वाला सारंगल नहीं था। शुरू से ही मेरे आसपास चालबाजी से भरी शतरंज बिछा दी गई और दूसरा खिलाड़ी शायद अतुल गावड़े है। उस लड़की से अब सख्ती से बात करनी होगी, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे ख्याल में मामले की जड़ सिर्फ सारंगल ही नहीं, कुछ और बात भी है जिसकी अभी तक हमें खबर भी नहीं है। देवराज चौहान ने अगला दृश्य। देवराज चौहान ने बेल बजाई तो कुछ पलों बाद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलने वाली वही बेहोश युवती थी जिसे दूसरी युवती ने अलमारी में से निकालकर उस पर पानी डाला था। अब उसने कपड़े बदल रखे थे। उसके चेहरे पर डर की छाया मौजूद थी। उसने देवराज चौहान और सोहनलाल को देखा। शानू से मिलना है, देवराज चौहान ने कहा। आप कौन है? देवराज चौहान, वो मुझे जानती है। मैं शानू हूं और मैं आपको नहीं जानती, कहकर उसने दरवाजा बंद करना चाहा। देवराज चौहान ने दरवाजा बंद नहीं होने दिया। तुम शानू नहीं हो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। 1.5 घंटे पहले मैं यहां शानू नाम की युवती से मिला था। शानू से तुम मिले? 1.5 घंटे पहले? ओह, वो जुल्का होगी, वो परेशान सी कह उठी। कौन जुल्का? प्लीज आप लोग चले जाइए, मुझे किसी से नहीं। जुल्का कौन है? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ चुकी थी। यहां तो हर कदम पर नई बातों का सामना करना पड़ रहा है, सोहनलाल बोला। वो वो अतुल गावड़े के लिए काम करती है, बहुत खतरनाक है वो। तुम शानू हो? उसने सहमति से सिर हिलाया। सारंगल तुम्हारा कौन लगता है? मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरा खर्चा उठाता है, उसने व्याकुल स्वर में कहा। तो कुछ देर पहले तुम्हारी जगह पर कोई और कैसे मिली मुझे? उसने अपना नाम शानू बताया था। उसके होंठ हिले पर कहा कुछ नहीं। भीतर चलो, मुझे तुमसे बात करनी। मैं नहीं जानती ये क्या हो रहा है, मैं इस मामले में नहीं आना चाहती। तुम लोग चले जाओ यहां से, वो तेज स्वर में बोली और दरवाजा बंद करने की कोशिश की। परंतु देवराज चौहान ने दरवाजा बंद नहीं होने दिया। वो आगे बढ़ा और लड़की को धकेलता भीतर ले गया। सोहनलाल ने भीतर प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर लिया। लड़की का चेहरा सफेद पड़ गया। वो सहम गई थी। घबराओ मत, देवराज चौहान ने उसकी हालत देखकर कहा। हमसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। वो भय में डूबी रही। फ्लैट को चेक करो, देवराज चौहान ने सोहनलाल से कहा। सोहनलाल पूरे फ्लैट का चक्कर लगाया, वहां और कोई नहीं था। तो तुम शानू हो? हाँ, उसने सूख रहे होंठों पर जीभ फेरी। जब मैं 1.5-2 घंटे पहले आया तो मुझे तुम्हारी जगह कोई और कैसे मिली? जुल्का आई थी, मैं उसे पहचानती हूँ। वो अतुल गावड़े के लिए काम करती है। क्योंकि मेरा वास्ता सारंगल से है, इसलिए मैं गावड़े के कई लोगों को जानती हूँ। वो आई और उसने मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। आधे घंटे पहले ही मुझे होश आया तो जुल्का यहाँ नहीं थी। वो जल्दी से कह उठी। मुझे ऐसा कुछ दिखाओ जिससे मैं तुम्हारे शानू होने की पहचान कर सकूं। क्या दिखाऊं? वो परेशान लग रही थी। कोई ऐसी चीज जिस पर तुम्हारी तस्वीर लगी हो, तुम्हारा नाम लिखा हो। ये तुम्हारा घर है तो ऐसा कुछ अवश्य यहाँ पर मौजूद होगा। मैं दोबारा धोखा नहीं खाना चाहता। वो जल्दी से दूसरे कमरे में चली गई। सोहनलाल फौरन उसके पीछे हो गया।
फिर वह सोहनलाल के साथ बाहर निकली। उसके हाथ में पहचान पत्र था। सोहनलाल ने पहचान पत्र लेकर देखा। उस पर उसकी तस्वीर और शानू मल्होत्रा नाम लिखा था। ठीक है, सोहनलाल ने पहचान पत्र टेबल पर रख दिया। ये शानू ही है। शानू परेशान दिख रही थी। 1.5-2 घंटे पहले मुझे तुम्हारी जगह पर कोई और मिली। उसने अपना नाम शानू बताया था, देवराज चौहान बोला। वो जुल्का ही होगी, पर मामला क्या है? मुझे कुछ भी तो पता नहीं। सब कुछ बताकर ही जाऊंगा, परंतु पहले मेरी बातों का जवाब दो। सारंगल तुम्हें कब मिला था? कई दिन हो गए। कितने दिन? 7-8 दिन। क्यों? कुछ भी झूठ मत कहना, बेशक जवाब मत देना। शानू ने सिर हिला दिया। अतुल ने या उसके लोगों ने कुछ दिन पहले सारंगल को तुम्हारे यहां से पकड़ा था? नहीं, सारंगल को क्यों पकड़ते वो लोग? मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं पता? क्या? सारंगल ने गावड़े भाइयों का 438 करोड़ रुपया दबा लिया है, देवराज चौहान ने बताया। क्या? शानू का मुंह खुला रह गया। ये कब की बात है? शायद 5 दिन पहले की बात। नहीं, सारंगल ऐसा नहीं कर सकता, शानू दृढ़ता से कह उठी। अतुल का कहना है कि 438 करोड़ दबा लेने के बाद अगले दिन सारंगल को तुम्हारे पास से पकड़ा गया। ये झूठ है, शानू तेज स्वर में कह उठी। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और सारंगल रवि गावड़े को कभी धोखा नहीं देगा। वो हमेशा रवि गावड़े की तारीफ करता है कि गावड़े की वजह से ही वो दौलतमंद बन सका। वो उसका एहसानमंद है। परंतु अतुल गावड़े का कहना है कि सारंगल ने ऐसा किया। मुझे यकीन नहीं। देवराज चौहान ने जेब से मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर सारंगल की तस्वीर लाकर फोन उसके सामने किया और बोला, इसे पहचानती हो? शानू ने फोन की स्क्रीन पर तस्वीर देखी और कह उठी, नहीं जानती। अतुल ने इस आदमी को मेरे हवाले ये कहकर किया कि यह सारंगल है, उसका खास आदमी। उनके धंधे के सारे पैसे का लेन देन यही करता है, और इसने 438 करोड़ का गबन किया। और ये सारंगल नहीं है, शानू ने दृढ़ स्वर में कहा। यह बात सही है कि सारंगल गावड़े भाइयों के धंधे के पैसे की देखभाल करता है। वो पेमेंट लाता भी है, देने भी जाता है और पैसा संभाल के रखता है। मैं तुम्हें सारंगल की तस्वीर दिखाती हूँ। शानू पलटकर दूसरे कमरे में गई और एक तस्वीर ले आई। देवराज चौहान और सोहनलाल ने तस्वीर देखी। ये सारंगल है। तस्वीर में शानू और एक अन्य आदमी था। दोनों ने हाथों में हाथ ले रखा था। तस्वीर किसी पहाड़ी इलाके की लगती थी, जैसे कि दोनों वहां कभी घूमने गए हों। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा, देवराज चौहान ने कहा। मेरे को दूसरा सारंगल सौंपा गया कि रवि गावड़े के आने तक मैंने उसे संभाल के रखना है, परंतु कुछ लोग आए और उसे मार गए। लेकिन मरते समय उसने कहा कि वह सारंगल नहीं है, और इसी बात की तस्दीक कर रहा था कि क्या उसने सही कहा। तुम्हारी जगह यहाँ दूसरी युवती मिली, और तुम्हारी जगह यहाँ मिली दूसरी युवती ने मेरी दिखाई तस्वीर देखकर उसे सारंगल ही कहा था। तुमने जो तस्वीर दिखाई वो सारंगल नहीं है, शानू ने दृढ़ स्वर में कहा। मुझे पता चला है कि उसका नाम सुरेश पलांडे था। सुरेश पलांडे? शानू कह उठी। ये नाम मैंने सारंगल के मुंह से कई बार सुना है। ये भी गावड़े भाइयों के लिए काम करता है। सोहनलाल गंभीर स्वर में देवराज चौहान से कह उठा। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये सारा खेल अतुल खेल रहा है। उसने सुरेश पलांडे को सारंगल बनाकर तुम्हारे हवाले किया। ऐसा करके वो क्या खेल खेलना चाहता था, अब ये पता लगाना होगा। मेरे ख्याल में अतुल से सीधी बात कर ली जाए तो अतुल से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? वो जो भी खेल खेल रहा था, हमने उसका खेल खराब कर दिया है। वो तड़प रहा होगा क्योंकि हम इस बात को जान गए हैं। ये बात उसे पसंद नहीं आएगी। ये सारा मामला 438 करोड़ का है। हमें ये जानना है कि असल मामला क्या है। क्या खेल खेल रहा है अतुल हमसे? क्या करना चाहता था?
सारंगल है कहाँ? अतुल तो बताएगा नहीं कि वो क्या खेल खेल रहा है हमसे। वो नहीं बताएगा, देवराज चौहान ने कहा। गलत सारंगल को मेरे हवाले करने का मतलब है कि सब कुछ उसने साजिश के तहत शुरू से ही किया है। उसने कोई प्लान बना रखा था। उसका प्लान तो पहले से ही चल रहा था और मैं बाद में इस मामले में जुड़ा। शायद मेरे को बीच में लेना भी उसके प्लान का हिस्सा रहा होगा। कैसा प्लान? ये पता लगाना बाकी है। अतुल आखिर किस चक्कर में है? उसने ऐसा करके क्या करना चाहा और क्या वो अपने काम में सफल हो सका? हमें ये सब तो पता करना ही होगा। मेरे ख्याल में वो अपने काम में सफल नहीं हुआ होगा, सोहनलाल ने कहा। वो कैसे? उसकी सोच तभी सफल रहती जब तुम्हें शक न होता, पता न चलता कि तुम्हारे पास सारंगल नहीं कोई और है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। सारंगल बने सुरेश पलांडे को तुम्हारी कस्टडी में मारना भी उसकी चाल का हिस्सा था, सोहनलाल पुनः बोला। अब ऐसा ही लगता है। उसी सुरेश पलांडे ने अतुल को बताया कि वो महाबलेश्वर में कहां पर है। कब बताया? जब महाबलेश्वर के फार्म हाउस पर अतुल का फोन आया था और उसने सुरेश पलांडे के साथ अकेले में फोन पर बात की थी। मेरे ख्याल में तभी सुरेश पलांडे ने अतुल को बताया कि वो कहां पर है और उसके कुछ घंटे बाद ही फार्म हाउस पर हमला करके सुरेश पलांडे को मार दिया गया, जबकि पलांडे सोच रहा था कि वो लोग उसे बचाने आए हैं। अतुल ने ही उसे तुम्हारे हवाले किया और वही उसे छुड़ाने के फेर में था। हालातों से तो ऐसा ही लगता है। अभी असल बात को तलाश करना बाकी है कि ये सब क्या हो रहा है। शानो उलझन में खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। तो अतुल शुरू से ही अपने किसी प्लान पर काम कर रहा है। तुम्हारे हवाले नकली सारंगल करना भी चाल थी उसकी। ऐसा है तो सारंगल कहाँ है? सारंगल अभी तक सामने नहीं आया, सोहनलाल बोला। देवराज चौहान की निगाह शानू की तरफ उठी। मैं नहीं जानती सारंगल कहाँ है, शानू कह उठी। सप्ताह भर से उसका कोई पता नहीं, फोन भी नहीं आया। मैं 5 दिन से उसे फोन कर रही हूं परंतु उसका फोन बंद है। तो वो कई कई दिन तुम्हें फोन नहीं करता या तुम्हारे पास नहीं आता? ऐसा पहले नहीं हुआ। वो कुछ दिन ना आए तो उसका फोन आ जाता है। मैं फोन कर लेती हूँ, पर इस बार तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं उसे फोन करके थक गई हूँ। तुमने सारंगल की किसी साथी से पूछा? उसके करीबी कई लोगों को तुम जानती होगी। जानती नहीं हूं परंतु जानकारी है उनकी, लेकिन मैंने उन्हें अभी फोन नहीं किया। सोचा सारंगल का फोन आ जाएगा। उसके करीबी लोगों के बारे में बताओ। लोकेश, विरमानी, दोनों उसके साथ ही काम करते हैं। इनके फोन नंबर हैं तो बताओ। शानू ने लोकेश विरमानी के फोन नंबर बता दिए। सारंगल को कहां ढूंढा जा सकता है? देवराज चौहान ने पूछा। 50 जगह है, कहीं भी हो सकता है। क्या बताऊं तुम्हें? उसकी पत्नी कोलाबा में रहती है। कोलाबा में कहा? शानू ने एक बंगले का पता बताकर कहा। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों विदेश में पढ़ रहे हैं। वहां पर सारंगल की पत्नी मिलेगी जिसकी दोनों टांगे खराब हैं और ठीक से चल नहीं पाती। मुझे नहीं लगता कि वो घर में मिलेगा। उसके पास घर में रहने को अब बहुत कम समय होता है। वो हर समय ड्रग्स के धंधे में बहुत व्यस्त रहता है। मेरे पास भी कभी कुछ घंटों से ज्यादा नहीं टिका। अब जो हो रहा है इस बारे में सारंगल ने तुम्हें कुछ बताया था? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, वो जब मेरे पास आया तो हमेशा की तरह सामान्य था। कोई भी नई बात नहीं थी। ठीक है, हम जा रहे हैं, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में बोला। देर सवेर में अतुल गावड़े को पता चल ही जाएगा कि हम मिले हैं और ये बात उसे पसंद नहीं आएगी। बेहतर होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम कहीं छिप जाओ। ये मामला ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कुछ ही दिन में जरूर सब ठीक हो जाएगा। मेरा फोन नंबर रख लो, अगर कोई भी बात याद आए
तो मुझे फोन पर बता सकती हो? देवराज चौहान ने शानू को अपना फोन नंबर बताया। फिर देवराज चौहान सोहनलाल के साथ जाने लगा तो शानू ने कहा, सारंगल के मन के विचारों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो कभी भी रवि गावड़े से हेराफेरी नहीं कर सकता। तुम कहीं छिप जाओ वरना अतुल की तरफ से तुम्हें जान का पूरा पूरा खतरा है, देवराज चौहान ने कहा और सोहनलाल के साथ बाहर निकल गया। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। ये मामला तो बहुत उलझ गया। इस मामले में हम ज्यादा उलझे हैं। अतुल ने हमें अपनी किसी प्लान में खींच लिया और नकली सारंगल को हमारे हवाले कर दिया। अगर सारंगल मिल जाए तो हम काफी हद तक सब कुछ समझ जाएंगे। सारंगल मिलेगा कहाँ? सारंगल के घर जाकर पता करते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि सारंगल मिलेगा। वो खतरे में हो सकता है। कैसे? अतुल ने नकली सारंगल को हमारे हवाले किया तो तब उसने असली का क्या किया होगा? मार दिया होगा या छिपा दिया होगा? सोहनलाल के होठों से निकला। यही बात मैं भी सोच रहा था। आखिर मामला क्या है? सोहनलाल के होंठ बिछ गए। यही बात तो मैं जानना चाहता हूं कि मामला क्या है। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती दिख रही थी। अगला दृश्य। 6 दिन पहले वो घर से गए थे, सारंगल की पत्नी ने कहा। उसके बाद वो नहीं लौटे, फोन भी नहीं आया। वो बेड पर अधलेटी सी थी, पास में नौकरानी खड़ी थी। देवराज चौहान और सोहनलाल पास ही कुर्सियों पर बैठे थे। सारंगल पहले भी इतने दिन गायब रहा है? देवराज चौहान ने पूछा। मेरे ख्याल में नहीं। अगर कभी रहे भी हैं तो उनका फोन आ जाता है कि वो नहीं आएंगे। मतलब कि इस बार फोन नहीं आया? उसने इंकार में सिर हिलाया। उसे पूछने के लिए किसी का फोन घर पर आया? अतुल गावड़े ने 2 बार फोन करके सारंगल को पूछा था। ये कब की बात है? 6 दिन पहले की बात है, जिस दिन वो घर से गए थे। और किसी का फोन नहीं आया? नहीं, अतुल गावड़े के अलावा किसी का फोन नहीं आया। जिस दिन सारंगल घर से गया उसने तब से कोई खास बात आपसे की थी? जिस दिन सारंगल घर से गया उसने तब आपसे कोई खास बात की थी? कैसी बात? रुपए पैसे की या ऐसी ही कुछ और? नहीं, परंतु बात क्या है? अतुल गावड़े कहता है कि सारंगल ने उसका 438 करोड़ रुपए दबा लिया है, देवराज चांद बोला। बकवास करता है वो। सारंगल ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने पति को अच्छी तरह जानती हूँ। वो रवि गावड़े की बहुत इज्जत करता है और सालों से उसके पैसे को संभाल रहा है। वो बेईमान नहीं है। तो आपको सारंगल का नहीं पता कि वो कहाँ है? देवराज चांद उठते हुए बोला। सोहनलाल भी उठ खड़ा हुआ। मैं नहीं जानती, शानू को पूछो, शायद उसे पता हो। देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें मिली। आपको शानू के बारे में पता है? सब पता है। उसने देवराज चौहान को देखा। पर मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, घुटनों में दर्द है, चल भी नहीं पाती। मैं अपने पति के काम नहीं आ सकती। मेरा फोन नंबर रख लीजिए। देवराज चौहान ने उसे अपना नंबर बताया। अगर सारंगल आए या उसका फोन आए तो मुझे बता देना। देवराज चौहान और सोहनलाल के बाहर निकल आए। अजीब झमेला खड़ा हो गया। अतुल गावड़े को मैं जरूर बताऊंगा कि मेरे साथ हेराफेरी करना कितना बुरा। तभी देवराज चौहान का फोन बजने लगा। तब तक दोनों कार में बैठ चुके थे। हेलो, देवराज चौहान। रवि गावड़े की आवाज कानों में पड़ी। कैसे हो तुम? ठीक हूं। तुम कहाँ हो? इटली में ही। कल शाम फिर मेरी जान लेने की कोशिश की गई, पर खान की सतर्कता से मैं बच गया। क्या हुआ? होटल में किसी
होटल से किसी काम के लिए बाहर निकला था। होटल से ही कार किराए पर ली थी, पर रास्ते में खान को बम की टिक टिक सुनाई दे गई। उसे उस कार में टाइम बम लगाया गया था। हमने फौरन कार रुकवाई और बाहर निकल भागे। कार का ड्राइवर कुछ समझ नहीं सका कि क्या बात है। हम भी उसे बता न सके। कार धमाके से उड़ गई, ड्राइवर भी मारा गया। देवराज चांद के होंठ सिकड़े। मैं और खान बाल बाल बचे। ये अच्छा रहा कि तुम बच गए। तुम्हें मारने का पूरा प्लान है, बच के रहना। कौन मुझे मारना चाहता है? देवराज चांद के होंठ भिज गए। अतुल ने मुझे बताया कि सारंगल पर जानलेवा हमला हुआ था कल शाम। उधर से रवि गावड़े ने पूछा। हाँ, हमला हुआ, परंतु वो बच गया। इस वक्त घायल है। उसे बचा के रखो। मैंने उससे 438 करोड़ वापस लेना है। वो ठीक है। देवराज चांद शब्दों पर जोर देकर बोला। तुम कब आ रहे हो? कल। अभी मत आना। क्यों? यहाँ के हालात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी हत्या की कोशिशें तेज हो जाएंगी। मैं समझा नहीं। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं समझा सकता, परंतु अभी मुंबई मत आना। मेरे ख्याल में तो तुम इटली में ही कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुमने मुझे उलझन में डाल दिया। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, सोच समझ कर जवाब देना। देवराज चौहान बोला। क्या? अतुल के बारे में तुम कैसे विचार रखते हो? ऐसा क्या हो गया? जवाब दो। वो मेरा भाई है, मेरे कामों की देखरेख करता है। मैं उसे किसी चीज की कमी नहीं है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है, परंतु मैं उस पर एक हद तक ही भरोसा करता हूं। हद से ज्यादा भरोसा क्यों नहीं? एक बात मुझे हमेशा खटकती है कि मेरे बाकी भाई मेरे धंधे में शामिल हुए, परंतु उनकी हत्याएं होती चली गई, जबकि अतुल शुरू से ही मेरे साथ काम में टिका रहा। हालांकि ये कोई वजह नहीं है, पर मेरे मन में ये बात हमेशा रही है। कोई और बात? नहीं, बाकी सब तो ठीक ही है। क्या तुम सोचते हो कि अतुल तुम्हें किसी मौके पर धोखा दे सकता है? कह नहीं सकता, पर ऐसा क्या कर दिया अतुल ने? 2 दिन बाद मुझे फोन करना, इस बारे में तब बात करेंगे। और तुम इटली में अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना मारे जाओगे। मुझे कुछ बताओगे नहीं देवराज चौहान? अभी मेरे पास बताने को कुछ खास नहीं है, परंतु वो जो है वो तुम समझ ही सकते हो। परंतु जो है वो तुम ही मुझे समझा सकते हो। क्या? अतुल ने मेरे हवाले नकली सारंगल किया था। क्या कहा? अतुल ने सुरेश पलांडे को यह कहकर मुझे दिया कि वो सारंगल है। ये कैसे हो सकता है? उधर से रवि गावड़े हैरानी से बोला। यही हुआ है। तभी तो मैंने तुमने तभी तो मैंने अतुल के बारे में तुमसे पूछा था। मुझे विश्वास नहीं होता। अतुल ऐसा क्यों करेगा? तुम बताओ, वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता। तुमने अतुल से बात की? नहीं, वो कभी भी इस बात को नहीं मानेगा। मैं सारंगल की माशूका शानू से मिलने उसके पास पहुंचा था। अतुल जानता था कि मैं वहां जा रहा हूं, तो वहां मुझे जुल्का शानू बनकर मिली। जुल्का को जानते हो ना? हाँ, वो मेरे लिए काम करती है। सुरेश पलांडे भी तुम्हारे लिए काम करता था? हाँ, वो भी, लेकिन तुम थे तुम था शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? क्या वो कल शाम मर गया? मर गया। उसे 7-8 गोलियां लगी थी। वो धोखे से मरा। मेरे ख्याल से उसे बताया गया था कि उसे देवराज चौहान की कैद से निकाल लिया जाएगा। तभी तो वो खुशी से सारंगल बनकर मेरे साथ रहा और अपना मुंह बंद रखा। परंतु जब उसे शूट कर दिया गया और उसे लगा कि वो नहीं बचेगा, तो उसने मुझे बताया कि वो सारंगल नहीं है।
रवि गावड़े की आवाज नहीं आई। इन बातों से अब तुम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो तो नतीजा मुझे बताओ, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हारी बातें मुझे हैरान कर रही हैं। अब सोचो कि मेरी क्या हालत होगी। सच में तुम्हारी हालत बुरी ही होगी। मैं अभी अतुल से बात कर रहा हूं। तुम्हारे बात करने से क्या वो तुम्हें सच कह देगा? देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। पर उससे बात तो करनी पड़ेगी। मेरे इस मामले में आने से पहले ही अतुल की प्लानिंग चल रही थी। सबसे बड़ी गलती तो ये की कि जो मुझे मामले में ले लिया। मैंने ही अतुल से कहा था कि सारंगल को तुम्हारे हवाले कर दो, उधर से रवि गावड़े ने कहा। तो ऐसी स्थिति में अतुल तुम्हें इनकार नहीं कर सका, या फिर अतुल ने ही कुछ ऐसा सोच रखा होगा कि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। तुम मुझे मुंबई आने को मना कर रहे हो। अभी मत आना, यहां तुम्हारी जान को खतरा और बढ़ सकता है। तुम वहीं अपने को बचा के रखो। तो तुम क्या कर रहे हो अब? मैं जानने की चेष्टा कर रहा हूं कि अतुल आखिर क्या खेल खेल रहा है। रवि गावड़े की आवाज नहीं आई। फिर वो कह उठा, तुम्हारी बातों ने तो मुझे परेशान कर दिया। अतुल ने तुम्हारे हवाले सारंगल नहीं सुरेश पलांडे को किया, ये कहकर कि वो सारंगल है। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही। क्या वो नहीं जानता कि ये बात छिपी नहीं रह सकती? छिपी रह सकती थी? कैसे? योजना के मुताबिक मेरी कैद में उस सारंगल को शूट कर दिया गया। अतुल मुझसे उस सारंगल या सुरेश पलांडे की लाश ले लेता और तुम्हें बता देता कि सारंगल देवराज चौहान के सामने ही मारा गया। तुम ऐसे में शक कैसे कर सकते थे कि वो सारंगल नहीं है? बात खत्म हो जाती और 438 करोड़ की कहानी भी खत्म हो जाती। अगर मैं सारंगल की लाश को अपने आने तक संभाल कर रखने को कहता तो पहली बात तो तुम ऐसा कहते नहीं। कह भी देते तो वो असली सारंगल को शूट करके उसे संभाल लेता। असली सारंगल? उधर से रवि गावड़े चौंका। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अतुल ने असली सारंगल को अपनी कैद में रखा है। तभी तो उसने नकली सारंगल मेरे हवाले पूरे विश्वास के साथ किया कि उसका भेद नहीं खुल सकता। जानते हो तुम्हारी बात का मतलब क्या निकलता है? जानता हूं। तुम कहना चाहते हो कि 438 करोड़ का घपला अतुल ने किया। उसने सारंगल का नाम लगा दिया और मुझे यकीन दिलाने के लिए वो ये सब ड्रामा कर रहा है। यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ, यही मतलब है। इतनी बड़ी बात को साबित कैसे करोगे? जो कुछ मेरे सामने आ रहा है उसका यही मतलब निकलता है गावड़े। अतुल ने 438 करोड़ चुपचाप अपनी जेब में डालने के लिए यह सब किया है। इस चक्कर में सुरेश पलांडे मारा गया। मेरे ख्याल में सारंगल की लाश भी जल्दी मिलेगी। अतुल उसे जिंदा नहीं रखने वाला। वो जिंदा रहा तो अतुल का भेद खुल जाएगा। कि मेरे लिए एक काम करोगे देवराज चौहान? उधर से रवि गावड़े गंभीर स्वर में बोला। क्या? सारंगल को ढूंढ निकालो। ये एक कठिन काम है गावड़े। अतुल ने उसे बहुत ही संभाल के रखा होगा और कभी भी उसकी लाश मिल सक। तुम कोशिश तो करो कि अतुल मुझे इस कोशिश में कामयाब नहीं होने देगा। शायद वो वक्त से पहले ही सारंगल को मार दे। परंतु अभी मैं पूरी तरह मामले को जानने की चेष्टा कर रहा हूं। यह मेरे लिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि नकली सारंगल मेरे हवाले करके और उसे मारकर मुझे भी इस मामले में खींच लिया गया है। बेशक वो नकली था, परंतु जब वो मरा तब मैं उसे सुरक्षा दे रहा था। ऐसे में यह देखना जरूरी हो गया है कि ये किसने किया है। बात क्या थी जो? तुम्हारी बातें सुनकर मेरा तो सिर घूम गया। अतुल ने नकली सारंगल तुम्हें दिया, ये तो पागलपन है। वो अतुल कभी नहीं चाहेगा कि मैं मामले को छेड़ूं। समझे गावड़े? वो मुझे भी मारने की कोशिश कर सकता है। रवि गावड़े की आवाज नहीं आई। देवराज चौहान की देवराज चौहान गंभीर दिख रहा था। मैं अतुल से बात करूंगा देवराज चौहान। रवि गावड़े की आवाज कानों में पड़ी।
बेशक बात करो, परंतु मैं जो कह रहा हूं वो जरूर करूंगा। मुझे इस मामले में खींचा गया है। मुझे यकीन नहीं होता कि अतुल मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। रवि गावड़े के स्वर में परेशानी थी। पैसा सबको हिला देता है। उसके पास कभी भी पैसे की कमी नहीं रही। रवि गावड़े की आवाज आई। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। सिगरेट सुलगाई। पास बैठा सोहनलाल गंभीर निगाहों से उसे देख रहा था। बात बहुत खतरनाक ढंग से आगे बढ़ रही है, सोहनलाल बोला। 438 करोड़ का मामला है। बहुत बड़ी दौलत है ये। और फोन पुनः बज उठा देवराज चौहान का। हेलो, देवराज चौहान। रवि गावड़े की गंभीर आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा है, मुझे तुम्हारी बात काफी हद तक सही लगती है। सारंगल मेरे से हेराफेरी नहीं कर सकता। वो ईमानदार इंसान है। शायद अतुल ने ही ये सब किया है। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। मैं अतुल से स्पष्ट बात करूंगा, भी करता हूं। मैं उसे, गावड़े, ये तुम भाइयों का मामला है। बात करके देख लो। अगर वो सब कुछ मान लेता है तो मैं इस मामले से हट जाऊंगा। तब तुम जो भी उसके साथ करो, मुझे मतलब नहीं। अगर मामला तुमसे नहीं संभलता तो फिर मैं देख ही रहा हूं मामले को। मैं बात करता हूं अतुल से, कहकर उधर से रवि गावड़े ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने फोन वापस जेब में रखा। अतुल गावड़े को यह बात जरा भी अच्छी नहीं लगेगी कि मैंने रवि को सब बता दिया, देवराज चौहान बोला। अब जाना कहाँ है? सोहनलाल ने गंभीरता से पूछा। मुझे जुल्का से मिलना है। वो हाथ लग गई तो सब बातें खुल जाएंगी। वही जुल्का जो शानू के फ्लैट पर शानू बनकर तुमसे मिली थी? देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। पता करना पड़ेगा कि वो कहाँ मिलेगी। गावड़े के किसी भीतरी बंदे से बात करनी होगी। कहने के साथ ही सोहनलाल ने कार आगे बढ़ा दी। गोरेगांव चलो। वहां तिलक राज है जो गावड़े से ही ड्रग्स लेकर आगे बेचता है। शायद वो हमारे काम आ सके। उससे फोन पर बात कर लो। उसका नंबर नहीं है मेरे पास, देवराज चौहान ने कहा। 1 घंटे के सफर के बाद वो गोरेगांव पहुंचे कि देवराज चौहान का फोन बज उठा। हेलो, देवराज चौहान ने बात की। देवराज चौहान, अतुल गावड़े की आवाज कानों में पड़ी। आवाज बेहद शांत और स्थिर थी। देवराज चौहान ने सोहनलाल को इशारा किया कि कार साइड में लगा दो। कहो। देवराज चौहान के चेहरे पर सख्ती दिखी। तुमने मेरे बारे में भाई से क्या कहा? अतुल का स्वर बेहद ठहरा हुआ था। सोहनलाल ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया था। रवि ने तुम्हें बता दिया होगा, तभी तो तुम्हें फोन किया। तुम क्यों मेरा पत्ता साफ करने पर लगे हो? भाई मेरा गला काट देगा। तुमने काम ही ऐसा किया है। तुम्हें क्या शिकायत है मुझसे? तुमने सारंगल को मेरे हवाले किया। तब उसका चेहरा तुमने कपड़े से ढांप रखा था और वो सारंगल नहीं था। सारंगल के नाम पर तुमने गलत आदमी मेरे हवाले कर दिया। उसका चेहरा इसलिए ढांपे रखा कि तुम्हारे दूसरे साथी उसकी सूरत न देख सके और समझे कि तुम सारंगल को मुझे सौंप रहे हो। चाल अच्छी थी तुम्हारी। मैंने कोई चाल नहीं चली। तो मैंने सारंगल को ही तुम्हारे हवाले किया था। अतुल, देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। इस वक्त हम दोनों के बीच तीसरा तो है नहीं। ऐसे में फालतू ड्रामा करने से क्या फायदा? तुम्हारे खेल को मैं समझ चुका हूं। मैंने कोई खेल नहीं खेला। सारंगल ही तुम्हारे हवाले किया था। वो सुरेश पलांडे था। मेरे पास उसके चेहरे की तस्वीर है। मैंने तुम्हारे हवाले सारंगल किया था। जो गड़बड़ हुई वो तुमसे ही हुई है। अतुल ने अपनी बात पर जोर दिया। तुमने जो मुझे दिया, उसके मरने पर
उसकी पहचान सुरेश पलांडे के तौर पर हुई, सारंगल के तौर पर नहीं। तुमसे कहीं गड़बड़ हुई होगी। तुम जानते हो कि मेरे से कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ऐसी और भी बातें हैं। क्या? तुमने मुझे फोन करके सारंगल से बात की थी, याद है? हाँ। तो क्या तब तुम नहीं पहचाने कि वो सारंगल नहीं सुरेश पलांडे था? वो सारंगल था, मैं उसकी आवाज को कैसे भूल सकता हूं? तुमने सारंगल से ही मेरी बात करवाई थी। वही वही सुरेश पलांडे था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने जिससे बात की वो सारंगल ही था। तुमने सारंगल से मेरी बात करवाई थी। देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। वो खामोश रहा। चुप क्यों हो गए? अतुल की आवाज आई। तुम्हें पक्का यकीन है कि फोन पर तुमने सारंगल से बात की थी? इसमें यकीन कहां से आ गया? मैंने सारंगल तुम्हारे हवाले किया और तुमने सारंगल से ही मेरी बात कराई थी। उधर से अतुल गावड़े ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम किसी भारी गलतफहमी के शिकार हो चुके हो। देवराज चांद ने सोचा, तो क्या मोहित नाम के उस व्यक्ति ने, जो अतुल के कहने पर उसके पीछे था, उसने उसकी दिखाई तस्वीर की गलत पहचान की? शानू ने भी गलत तस्वीर की पहचान की? नहीं, वो दोनों गलत नहीं हो सकते। इधर अतुल कह रहा है कि उसने फोन पर सारंगल से ही उसके द्वारा उस दिन बात की थी। देवराज चांद का दिमाग उलझ गया। देवराज चौहान, अतुल की आवाज पुनः आई। सुन रहा हूं। तुम बहुत भारी गलतफहमी के शिकार हो। किसी ने तुम्हें भटका दिया है। ये तुम्हारी कोई नई चाल भी हो सकती है। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ कोई चालाकी नहीं की है, जबकि तुम कहते हो कि उस दिन तुमने सुरेश पलांडे या सारंगल जिससे भी बात की, उससे तुमने पूछा था कि उसे कहाँ रखा हुआ है। पूछा था, और सारंगल ने महाबलेश्वरम के उस फार्म हाउस के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। तो तुमने वहां आदमी भेज दिए। मैं आदमी क्यों भेजूंगा? उधर से अतुल ने हैरानी से कहा, मैंने तो सारंगल को तुम्हारे हवाले किया कि तुम उसे भाई के आने तक सुरक्षित रख सको। तो फिर मैं उसकी जान क्यों लूंगा? 438 करोड़ की खातिर? ये हेरा फेरी सारंगल ने नहीं, तुमने की है। और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो देवराज चौहान। अतुल शब्दों को चबाता कह उठा, तुमने पहले ही भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम बहुत गलत सोच रहे हो। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। मैंने तुमसे शानू के बारे में पूछा, उसका पता पूछा। तुम जानते थे कि मैं वहां जा रहा हूं। तो मैं सीधा शानू के फ्लैट पर पहुंचा तो वहां मुझे जुल्का मिली, जिसने कि शानू के रूप में मुझे अपना परिचय दिया। मैंने उसे सारंगल की तस्वीर दिखाई तो उसने कहा कि वो सारंगल ही है। वो सारंगल है तो सारंगल ही होगा वो। परंतु वो सारंगल नहीं था। शानू ने उसे सारंगल कहने से इनकार कर दिया है। तुमने अपना एक आदमी मेरे पीछे लगा रखा था, उसने भी सारंगल को नहीं माना। तो जुल्का ने उसे सारंगल क्यों कहा? तुमने जुल्का को वहां क्यों भेजा? पहली बात तो यह है कि मैंने किसी को भी तुम्हारा पीछा करने पर नहीं लगाया। नहीं लगाया? बिल्कुल भी नहीं। तो उस आदमी ने पकड़े जाने पर तुम्हारा नाम क्यों लिया? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? मेरे ख्याल में कोई और भी है इस मामले में जो। तुमने वहां जुल्का को शानू बनाकर क्यों बिठा दिया? तुम्हें कैसे पता कि वो जुल्का थी? शानू ने बताया। शानू ने कहा कि जुल्का उसके फ्लैट पर पहुंची और उसे बेहोश कर दिया। उसे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, परंतु जब दोबारा उसके फ्लैट पर गया तो वो मिली और पता चला कि वो शानू है। पहले जो मिली उसके बारे में शानू ने ही कहा कि वो जुल्का थी, जो तुम्हारे लिए काम करती है। मुझे जुल्का की इस हरकत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतुल का कानों में पड़ने वाला स्वर गंभीर था। ये कैसे हो सकता है? सिर्फ तुम ही जानते थे कि मैं शानू के पास जा रहा। इस बात को मेरे कई लोग जान चुके थे। मैंने तुम्हारे जाते ही फोन पर लोकेश को यह बात बताई थी।
उसे बताया था कि तुम आए थे और अब शानू के पास गए हो। कल शाम सारंगल पर जानलेवा हमला हुआ परंतु वो बच गया। ऐसी बातें आपस में बताना सामान्य सी बात है। लोकेश ने फोन रखते ही ये बातें बहुतों को बता दी होंगी। ये लोकेश कौन है? सारंगल के साथ काम करता है, परंतु जिस दिन सारंगल नोटों को लेकर फरार हुआ उस दिन सारंगल के साथ कोई जिम्मेवार आदमी नहीं था, नहीं तो सारंगल गड़बड़ नहीं कर पाता। तुम्हारी बातों का यकीन मैं नहीं कर सकता। मैंने हर बात सच कही है। तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि तुमने सारंगल को मेरे हवाले किया। मैं इस बारे में कई गवाह पेश कर सकता हूं। गवाह? हाँ। जब मैं सारंगल को लेकर चला तो वहां लोकेश, विरमानी, जुल्का और महमूद थे। ये चारों हमारे धंधे के जिम्मेवार लोग हैं। विरमानी ने ही सारंगल के सिर पर नकाब डाला था। तुमने उनसे बात? वो सब तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे इशारे पर वो कुछ भी कह सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। यह गलत है। ऐसी बातें छिपती नहीं है, बाहर आ ही जाती हैं। मेरे कहने पर कोई झूठ क्यों बोलेगा? मैं सबसे बड़ा नहीं हूं। सबसे बड़ा तो भाई है। मैं तो बस कामों की देखभाल करता हूं। मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं कर। देवराज चौहान, मैं तुम्हारे मन में बसी गलतफहमियां निकाल देना चाहता। तुमने मेरे हवाले सुरेश पलांडे को किया और वो ठीक है। हमें मिलकर बात करनी चाहिए, उधर से अतुल ने शांत स्वर में कहा। मिलने पर भी तुम यही कहोगे कि हमारा मिलकर बात करना ठीक रहेगा? हम जुल्का से बात करेंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। मैंने किसी को तुम्हारे पीछे नहीं लगाया था और तुम कहते हो कि मैंने ऐसा किया। ये तो पीछा करने वाले ने पकड़े जाने पर ऐसा कहा। ये गड़बड़ है। पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। हमें मिलकर चलना होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर कड़वी मुस्कान उभरी। तो तुम सोचते हो कि मुझे मारकर अपना रास्ता साफ कर लोगे? देवराज चौहान बोला। क्या मतलब? तभी तो मिलने को कह रहे हो कि मेरी गर्दन काट सको। तुम कामयाब नहीं होने वाले। बाई गॉड, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों मारूंगा? क्योंकि रवि के सामने मैंने तुम्हारी पोल खोल दी। मुझे मारकर तुम मामले की लीपापोती करने की कोशिश करोगे। सब कुछ अपने मन मुताबिक कर लोगे और हो सकता है तब तक रवि भी खत्म हो जाए। भाई खत्म हो जाए? क्यों खत्म हो जाए? वो मर गया तो तुमसे सवाल जवाब करने वाला कोई नहीं होगा। तुम धंधे के मालिक बन जाओगे। उधर से अतुल के गहरी सांस लेने की आवाज आई। 2 बार रवि पर इटली में जानलेवा हमला हो चुका है। वहां आदमी किसने भेजे उसे मारने के लिए? क्या मैंने भेजे? अब तो ऐसा ही लग रहा है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम तो मुझे पूरी तरह बदनाम करके रख दोगे। काम भी तो ऐसा ही किया है तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक बार मेरा भरोसा करके देखो। हम आराम से बात करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई बात जरूर तुम्हारी समझ में आएगी कि तुम मुझ पर शक करना छोड़ दो। भाई को तुम्हारी बातों का भरोसा है। वो मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा कि मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए तुम्हें भरोसा दिलाना जरूरी है कि मैं इस मामले से जरा भी ताल्लुक नहीं रखता, जबकि तुम सब कुछ मुझ पर डाल रहे हो। क्योंकि तुमने नकली सारंगल मेरे हवाले, वो असली था। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? कोई गलती कर रहे हो तुम। उधर से अतुल झल्लाया। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। उसने सिगरेट सुलगा ली। सोहनलाल की निगाह बराबर देवराज चौहान पर थी। हमारे मिले बिना कोई नतीजा सामने नहीं आएगा देवराज चौहान। कानों में अतुल की आवाज पड़ी। मैं रवि को बताऊंगा कि तुमने मुझे बात करने के लिए बुलाया है, देवराज चौहान ने कहा। बेशक बता दो। मैं उसे यह भी कहूंगा कि अगर इस मुलाकात के दौरान मुझे कुछ हुआ तो वो मेरी कही हर बात को सच समझे। कह देना।
कहाँ मिलते हो? इस वक्त मैं दादर वाले ठिकाने पर हूँ, यहाँ आ जाओ, या तुम जहाँ चाहो मैं वहीं आता हूँ। दादर वाले ठिकाने का पता बोलो। दूसरी तरफ से अतुल ने पता बता दिया। मेरे आने तक तुम जुल्का से बात नहीं करोगे? ठीक है, वैसे वो यहाँ नहीं है, वो सारंगल के ठिकाने पर मिलेगी, उसके कामों को देखती है। मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। कहकर देवराज चांद ने फोन बंद किया और सोहनलाल से बोला, दादर चलो। वहां खतरा भी हो सकता है। सोहनलाल गंभीर था। खतरा उठाना पड़ेगा। तुम मेरे साथ रहोगे और जब भी जरूरत महसूस करो रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सकते हो। रवि गावड़े को नहीं बताओगे कि? क्या जरूरत है? अतुल से इतना कह दिया बहुत है कि रवि हमारी मुलाकात की खबर रखता है, वो संभल कर रहेगा। मेरे ख्याल में तुम्हें रवि को बता देना चाहिए। सोहनलाल ने कार आगे बढ़ा दी। अतुल के पास ताकत है, आदमी है, उसका ही ठिकाना होगा, वो कुछ भी कर सकता है। तुमने उसकी सच्चाई उसके भाई को बताई है तो वो जरूर खफा होगा। संभव है वो किसी चाल के तहत तुम्हें मिलने को कह रहा हो। मैं एक बात सोच रहा हूं, देवराज चांद ने होंठ सिकोड़कर कहा। क्या? हो सकता है अतुल ने सारंगल को ही मेरे हवाले किया हो। जुल्का सही कह रही हो कि वो सारंगल है और शानू और वो पीछा करने वाला मोहित नाम का शख्स गलत कह रहे हो। देवराज चांद बोला, हम उन्हीं दोनों के कहने की वजह से ही अतुल को गलत कह रहे हैं। सारंगल की पत्नी से मिलते वक्त हमने भूल कर दी। वो तस्वीर उसे भी दिखानी चाहिए थी, परंतु तब तो हम मन में ये विचार लाए थे कि वो सारंगल नहीं है। उससे पूछने का ख्याल नहीं आया। ये गलती तो अब भी दुरुस्त कर सकते हैं। पहले अतुल से मिल लें, देवराज चांद ने कहा। अतुल झूठ भी तो कह सकता है कि। कोई बात नहीं, हम सारंगल की पत्नी के पास दोबारा जाएंगे। देवराज चांद सोच भरे स्वर में कह उठा, वो तो अपने पति के बारे में सही बताएगी कि तस्वीर उसकी है या नहीं। अजीब झंझट में फंस गए हम, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। अगला दृश्य। देवराज चांद और सोहनलाल अतुल गावड़े के दादर वाले ठिकाने पर पहुंचे, जो कि 3 मंजिला इमारत थी और पुरानी बनी हुई थी। प्रवेश गेट पर 2 आदमी मौजूद थे। जब देवराज चांद ने अपना नाम बताया तो एक आदमी उसे और सोहनलाल को लेकर पहली मंजिल पर पहुंचा, जहां एक ऑफिस जैसे कमरे में टेबल के पीछे बैठा अतुल गावड़े एक फाइल को देखने में व्यस्त था। उन्हें लाने वाला वहां से चला गया। अतुल गावड़े ने तीखी निगाहों से देवराज चांद को देखा। देवराज चांद के चेहरे पर सख्ती थी। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। सोहनलाल ने दूसरी कुर्सी संभाल ली और रिवॉल्वर निकालकर गोद में रख ली। बोल, देवराज चांद ने उससे कहा। तुमने बहुत बुरा किया, मेरे बारे में भाई को उल्टा सीधा बोल दिया, अतुल गावड़े ने कहा। ये तो तूने बहुत ही ज्यादती कर दी। कोई और होता तो उसका काम हो चुका होता, पर तू भाई का खास है, तेरे को कुछ नहीं कह सकता। देवराज चांद उसे देखकर मुस्कुराया। तूने बोला कि तू भाई को बताकर यहां आएगा, पर तूने भाई को नहीं बताया। अभी भाई से मेरी बात हुई, उसने कहा कि इस मीटिंग का उसे नहीं पता, मैंने बताया उसे। अतुल फाइल बंद करता देवराज चांद को देख रहा था। जानता है भाई क्या कहता है? कहता है, देवराज चांद बोले मुझे कि अतुल ने कुछ नहीं किया है, नहीं तो वो मुंबई आकर मेरा काम तमाम कर देगा। मेरी जिंदगी तो तेरे में अटक गई, फंसा डाला मेरे बारे में झूठ बोलकर। मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। मैं ये नहीं कहता तूने झूठ बोला है, पर तूने गलत बोला है। तू भटक गया कहीं। तूने मेरे हवाले सारंगल नहीं किया। अगर सारंगल मुझे दिया होता तो सब ठीक रहता। तेरे पास तस्वीर है ना? दिखा मुझे। देवराज चांद ने मोबाइल निकाला, तस्वीर को स्क्रीन पर लाया और उसे दिखाया। अतुल गावड़े ने तस्वीर देखी तो उसकी आंखें सिकुड़ गई।
ये तो सुरेश पलांडे है, उसके होठों से निकला। सारंगल नहीं है? नहीं, इसे ही तूने मेरे हवाले किया था। ये सारंगल नहीं तो तूने इसे मेरे हवाले क्यों? मैंने फोन पर तुम्हारे द्वारा सुरेश पलांडे से बात की थी। अतुल गावड़े की आंखें सिकुड़ चुकी थी। हाँ, और तू कहता है कि तूने सारंगल से बात की। बकवास। अतुल के दांत भिज गए। मैंने सारंगल से ही बात की थी। तू मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहा है देवराज चौहान? मैंने तेरे को सारंगल दिया और तूने सारंगल से ही मेरी बात कराई, और अब तू सुरेश पलांडे की तस्वीर दिखाकर कहता है कि मैंने तेरे हवाले सुरेश पलांडे किया और मैंने उसी से बात की थी। ये सच है? बकवास है ये। तू फालतू का भौंक रहा है। अतुल के चेहरे पर गुस्सा उभरा। तेरे को हम भाइयों में फूट डलवाने के लिए किसी ने मोटी रकम दी है, तभी तो। यह बात तुम तब कह सकते थे अगर मैं तुम्हारे पास आया होता। तुमने ही मुझे फोन करके बुलाया। तू मेरे मुंह पर झूठ बोलता है कि मैंने तेरे को सुरेश पलांडे दिया। तू तो। सुरेश पलांडे की तस्वीर मेरे पास कहां से आ गई? ये तू जाने। वो महाबलेश्वर के उस फार्म हाउस पर कैसे पहुंच गया? ये तू जाने कि क्या चक्कर। कोई चक्कर नहीं है। जो चक्कर है वो तेरी तरफ से है। देवराज चांद सख्त स्वर में बोला। ऐसी क्या वजह थी कि तूने सारंगल के बदले मेरे हवाले सुरेश पलांडे कर दिया? मैं तेरा सिर तोड़ दूंगा देवराज चौहान। 438 करोड़ तूने दबाया है ना? अतुल गुर्रा उठा। सोहनलाल रिवॉल्वर थामे सतर्क हो गया। ये सारा खेल तूने खेला। तू चाहता था कि। देवराज चौहान। अतुल गला फाड़कर चीखा और कुर्सी से उठता टेबल पर ही झपटा देवराज चौहान पर कि तभी सोहनलाल ने फुर्ती से खड़े होते हुए रिवॉल्वर की नाल अतुल के सिर पर रख दी। अतुल थम गया, परंतु चेहरे पर क्रोध नाच रहा था। अब कुछ किया तो गोली सीधी तेरे सिर में घुस जाएगी, सोहनलाल ने कठोर स्वर में कहा। अतुल ने वैसे ही पड़े पड़े कुछ गहरी सांसें ली और बोला, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं कर रहा। पीछे हो रहा हूं। इसके साथ ही अतुल पीछे हटा और टेबल से हटकर वापस कुर्सी पर जा बैठा। दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। सोहनलाल रिवॉल्वर थामे खड़ा रहा। अतुल ने चेहरे से हाथ हटाए और दोनों को देखकर बोला, माफ करना, गुस्सा आ गया। हमारी बात ठीक दिशा में नहीं जा रही। मतलब कि जो बात तुम्हारे हक में हो उस बात की दिशा ठीक होगी? देवराज चौहान का स्वर सख्त था। ये बात नहीं है। अतुल ने गहरी सांस ली। मैंने तुम्हारे हवाले सारंगल ही किया था और तुम कहते हो कि मैंने सुरेश पलांडे तुम्हें दिया। हम दोनों में से एक तो गलत है। सोचा जाए तो तुम गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इस सारे मामले से तुम्हारा लेना देना भी क्या। परंतु तुमने भाई के सामने मुझे गलत बना दिया, जबकि मैं जरा भी गलत नहीं हूं। कुछ बात तो है ही जो हम दोनों की समझ में नहीं आ रही। मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। मैं इतना जानता हूं कि तुमने सारंगल के बदले मुझे सुरेश पलांडे दिया। मैं दोनों को ही नहीं पहचानता था, इसलिए धोखा खा गया। तुम जानते थे कि मैं धोखा खा जाऊंगा। मैं कुछ नहीं जानता था। मैंने तो सारंगल ही तुम्हें दिया। वो सुरेश पलांडे कैसे बन गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस मामले में तुम्हारा झूठ बोलने का तो मतलब ही नहीं है। फिर गड़बड़ कहाँ हुई जो? जुल्का, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। अतुल ने देवराज चौहान को देखा, फिर फोन उठाकर नंबर मिलाने लगा। मैं जुल्का को अभी यहां बुलाता हूं। वो बताएगी कि वो क्यों शानू बनकर तुमसे मिली। शायद कोई नई बात पता चल सके। जुल्का का इस मामले में दखल देना अजीब बात है। उसने ऐसा क्यों किया? उसे यहां मत बुलाओ, देवराज चौहान बोला। वो सारंगल के ऑफिस में है ना? हाँ। अतुल ने उसे देखा। वहीं चलते हैं, वहां और लोग भी होंगे। मैं उनसे भी मिल लूंगा। ठीक है, ऐसा ही सही। अतुल ने फोन काटा और नया नंबर मिलाया। बात हो गई। विरमानी, जुल्का है? हाँ, उधर से आवाज आई। बात कराऊं? नहीं,
मैं वहीं आ रहा हूँ, उसे रोके रखना। कहकर अतुल ने फोन जेब में रखा और उठते हुए बोला, हमें वर्ली तक जाना होगा। सारंगल वहीं बैठकर काम करता था। बस यार, इस कहानी को जान के यहीं रोक रहा हूँ, इस चौथे भाग के लिए। और अ सिंपल रीजन कि कहानी के पहले पन्ने से ही ना ये जो रेपिटेशन हो रही है ना बार बार, ये मुझे तंग कर रही है। खैर, मैंने दोस्तों इसकी अनाउंसमेंट की थी कि ये कहानी पोस्ट करने जा रहा हूँ, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ गए हैं। अम, तो शुरू करते हैं। अजय राजपूत जी ने कहा है, सुपर से भी ऊपर धन्यवाद। एस व्यास जी कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने पोस्ट पर काउंट किया है, मिस्ड कॉल ऑलरेडी अपलोडेड है। गुर्गा या गोरिल्ला सुनाओ। मैं नोट कर रहा हूँ भाई, गुर्गा या गोरिल्ला। आज तारीख हो गई है 17 अप्रैल। एस व्यास, गुर्गा या गोरिल्ला। अब देखो, आपने ये कहा, नहीं सॉरी, तरुण सोलंकी जी ने कहा, ये एस व्यास ने नहीं कहा। एस व्यास जी ने तो ये कहा कि मिस्ड कॉल ऑलरेडी अपलोडेड है। हम्म, अब भाई साहब दिक्कत क्या हुई है मैं बताता हूँ। ये कहानी मेरी लिस्ट के मुताबिक ये मिस्ड कॉल की रिक्वेस्ट डाली थी शैलेंद्र जी ने 21 मार्च को, ठीक है। और मैंने उसी वक्त निकाल कर रख ली थी, 2-3 बार मैंने कहा भी। उन्होंने 2 कहानियां कही थी, मिस्ड कॉल और हाई जैकर। शब्बीर भाई ने कहा अंडरग्राउंड, ठीक है। वासुदेव भाई ने कहा ऊंची छलांग। यानी कि मैं देवराज चौहान की कहानियों की बात कर रहा हूँ, बाकी सब ने दूसरी जो कहानियां कही थी वो तो है ही हैं। अब ये नई कहानी आ गई, गुर्गा या गोरिल्ला। अब ये अगर कहीं पर अपलोडेड है तो या तो आप जब वो कमेंट करता है कोई आदमी, उसके ऊपर पहले से बता दो कि भाई ये अपलोडेड है। मुझे लगा नहीं है तो सुना देते हैं। अब देखो, ये गोरखा भाई ने कहा ये तो सुना हुआ है, कोई दूसरा सुनाने की कृपा करो। गोरखा भाई अभी जब मैं आपके कमेंट का उत्तर दे रहा हूँ ना, ऑलरेडी 4 एपिसोड रिकॉर्डेड हैं इसके। तो जैसे होता था ना, वो कहते थे कि आंखें बंद करके खा लो या निगल लो गोली। आंखें बंद करके सुन लेना। तरुण सोलंकी कह रहे हैं सुना हुआ है, क्या कर सकते हैं भाई साहब। बारिक जी कह रहे हैं सुना हुआ चैनल पर है। कौन से चैनल पर है ये? नाम भी लिख दिया करो ना यार चैनल का। नोटी सोनकर कह रहे हैं, अरे सर मिस कॉल तो दूसरे चैनल पर है, सुन रखी है। गैंग वॉर या कोई और नॉवल। ये देखो, इन्होंने कहा है नोटी सोनकर गैंग वॉर। चलो जी, आपकी कहानी का नाम लिख लिया मैंने। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको डॉक्टर साहब बुला लेंगे, ठीक है। राजेश जी ने कहा वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू, धन्यवाद भाई। रिंकू जी भी कह रहे हैं सुन रखा है, कोई दूसरा अपलोड करो। कृष्णा बहन ने कहा नमस्कार विक्रम भाई, कहानी बढ़िया थी, पहले से पढ़ी हुई थी, आपके अंदाज में सुनना अच्छा लगा, धन्यवाद। सना खान जी कह रहे हैं विक्रम भाई सुनील सीरीज ना सुनाया करें, बताओ। अभी कोई कह रहा था कि सुनील सीरीज ही सुनाया करो। खैर, आप मत सुना करो यार, इसीलिए मैंने बकायदा लिखना शुरू कर दिया नीचे थंबनेल पर ही कि कौन है, कौन किसकी सीरीज है। तो जो आपको ना पसंद हो आप इग्नोर कर दिया करो उसे। ये देखो, आपके कमेंट के ठीक साथ कमेंट किया हुआ किसी ने, वैभव देशमुख जी कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया, साथ में वो विमल सीरीज लाने की बात कर रहे हैं।
सर जी थोड़ा विमल सीरीज भी लाएं, ये विनती है। विमल सीरीज भी ले आएंगे। विमल की सीरीज ऐसा करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे विमल और जीत सिंह की, ताकि एक साथ आए। ठीक है। अम, मैंने आप लोगों को कमेंट्स के उत्तर दे दिए हैं, और आपको ये मिलेंगे 20 तारीख को, मुझे लग रहा है ना। 20 को मिलेंगे, 21 को मिलेंगे। एक मिनट देखें, 1 2 3 4, 21 को, 17/4/21, हाँ 21 को मिलेंगे ये आपको कमेंट्स के उत्तर। तो तब तक के लिए खैर, कहानी कैसी लग रही है आपको? मुझे भी यार ये कहानी ना दुखी कर रही है। मैंने गलती कर दी इसे छेड़ कर, फॉर अ सिंपल रीज़न। जैसे जैसे आप लोगों ने वो आप सबको, हम सबको याद ही होगा, एक टीवी सीरीज आता था कि CID, लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, है ना। CID जब आया आया था ना, तब तो था बढ़िया। यानी जैसा कि हर एक उसके साथ होता है, खासतौर पे टीवी सीरीज और फिल्मों वालों के साथ तो खास तौर पे होता है कि ये लोग एक चीज़ अच्छी बना लेते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि अरे यार पब्लिक बहुत देखने लग गई है, फिर उसको जी भाई साहब घसीटते ही जाओ। और CID तो मेरे ख्याल से इतना घसीटा है इन्होंने, पता नहीं वो कितने साल चला है, मतलब 10 15 साल तो चला ही होगा, है ना। बाद में उसकी स्थिति कैसी हो गई थी, उस पर जोक्स बनने लग गए थे, जिसको आजकल मीम कह देते हैं। वो जो ACP प्रद्युमन है, वो आते ही कह रहे हैं ये लाश सिकुड़ी हुई है। अब भैया लाश है तो वो अकड़ी हुई होगी, सिकुड़ी हुई होगी। यानी जो चीज़ दिख रही है सामने, ये इसके, ये ना, यानी उनका जो भी डायलॉग होते थे ना, वो सिचुएशन को मुंह से भी बोलते थे। कुछ इस तरह की हालत हो गई है इसकी, मैंने ऐसा किया। अभी ये जितने भी इसके अंदर डायलॉग्स हैं इस कहानी में, जितनी भी वार्तालाप दिखाई गई है, वो सरासर एक ही बात को बार 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 रिपीट करके सिर्फ उसे लंबा किया गया। यानी जब भी राइटर लिखने लगता है ना, तो होता क्या है कि सबसे पहले वो एक बड़े प्लॉट को सोचता है कि क्या हुआ। मान लो इस कहानी का तो हर आदमी का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। मान लो जैसे हमने अभी घर का शेर पढ़ा था, तो अगर मैंने लिखी होती तो मेरे दिमाग में कैसे आई होती कहानी, वो सबसे पहले ऐसे ही आई होती कि देवराज चौहान को वापस मंगोलिया ले जाना है, ठीक है। अब उस मंगोलिया ले जाने में फिर, क्योंकि देवराज चौहान है तो डकैती होनी है, तो एक डकैती प्लान करो। फिर डकैती वो किस तरह की प्लान करनी है, उसको आगे बढ़ाओ, सीन को, हर हर सीन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। ऐसे धीरे धीरे सीन बाय सीन बढ़ता जाता है एक ही कहानी के ऊपर। यह है इसके लिखने का। अब जैसे जैसे चलो मैं राज खोल ही देता हूँ। वैसे अभी बहुत ही प्राइमरी स्टेज पर है। मैं एक कहानी जोड़ रहा हूँ जिसमें सुनील और सुधीर दोनों होंगे। वो कैरेक्टर हालांकि पाठक साहब के हैं, लेकिन मेरे मन में आया कि अगर किसी उसमें, क्योंकि पाठक साहब ने जब लिखा ना, तो राजनगर और विशालगढ़ दोनों एक ही जगह पर हैं। दोनों कैरेक्टर बिल्कुल बराबर है, ठीक है। एक पत्रकार है, एक डिटेक्टिव है, एक वो लकी स्ट्राइक की सिगरेट पीता है, एक डन हिल की सिगरेट पीता है, एक रेणु है, एक रजनी है, ठीक है। एक तरफ इंस्पेक्टर यादव है, एक तरफ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल है। ये बराबर बराबर चलता है पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। यानी उन्होंने ले देकर थोड़ा बहुत ठोक पीट कर एक को पीतल कर दिया, एक को तांबा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इन कहानियों को इसी तरह बड़ा किया जाता है। लेकिन ये जो कहानी बड़ी की गई है ना, ये निरा टॉर्चर था भाई साहब।
मुझे समझ में नहीं आता, जब किसी आदमी ने पढ़ी होगी ना वो कहानी, तो क्या सोच के पढ़ी होगी। एक ही बात को मैं बारी बारी क्यों पढ़ता जा रहा हूँ। उसने फटाफट आगे कर दिए होंगे पन्ने। अगर ये मैंने सुनानी ना होती तो मैंने भी इसको ऐसे ही कर दिया होता आगे कि आगे बढ़कर देखते हैं यार क्या हुआ। यानी अगर आप 8-10 पन्ने बाद भी पढ़ना शुरू करें तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने कुछ मिस कर दिया। सेम बातें अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। खैर, तो चलो ठीक है। अभी चूंकि हमारे कमेंट्स तो लाइव है नहीं, आपको ये इन आपके कमेंट्स के उत्तर जो है लेट मिलेंगे, तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। सह लेंगे थोड़ा सा, उदय शेट्टी की भाषा में ना, सह लेना थोड़ा सा। ठीक है, चलिए रखते हैं फिर। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।